ये तुम्हारे जैसे 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो उसमें लिखने के काम में आएगा कि मतलब इंट्रोडक्शन बनाओगे तो पहला लाइन यहीं से शुरू करना। कभी कभी शुरू करने में कठिनाई होती है तो पहला लाइन यहीं शुरू करना। भारत कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है, ठीक है। इसकी 2/3 जनसंख्या, 2/3 का मतलब जो है कितना प्रतिशत हो गया, लगभग 66% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी खेती वाला काम लगभग 2/3 लोग करते हैं, ठीक है। यह एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाएं नहीं पढ़ाएं अभी, इतना जानो कि एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं उनको कहते हैं जो प्रकृति की शक्तियों की सहायता के बिना संभव नहीं है, जैसे कृषि, पशुपालन इत्यादि। बाद में इसको विस्तार से बताएंगे अगले पाठ में। लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पादन करता है, ठीक। और खाद्यान्नों के अतिरिक्त ये कच्चा माल उद्योगों के लिए उत्पन्न करते हैं, जैसे गन्ना। गन्ना से क्या बनेगा, चीनी। कपास से बनेगा कपड़ा, कपड़ा उद्योग कपास पर निर्भर है कि नहीं, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखो कुछ उत्पाद जैसे चाय, काफ़ी, मसाले इत्यादि का जो है निर्यात भी किया जाता है, यानी एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, ठीक है। तो कृषि के प्रकार 3 प्रकार बस है, पढ़ना है तुम लोगों को, है तो बहुत सारे लेकिन तुमको 3 पढ़ना है। एक प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, और दूसरा है गहन जीवन निर्वाह कृषि, और तीसरा है व्यापारिक कृषि। तो पहला पढ़ते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक से क्या संबंध में आ रहा है, प्रारंभिक मतलब जब से मनुष्य कृषि करना शुरू किया, यानी पाषाण काल में जब मनुष्य कृषि करना शुरू किया तो यही काम किया होगा जो, ठीक है। तो पाषाण काल से जो काम किया जा रहा है, जो कृषि का तरीका है, वही प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इसमें क्या होगा, जब कृषि करना शुरू किया होगा मनुष्य, तो मान लो ये जो जंगल है तो इसको काटना पड़ेगा कि नहीं, काट के इसको साफ किया गया, ठीक है। इसको काट करके साफ करके क्या बनाया गया, खेत, और इसी खेत में कृषि की गई, ठीक है। लेकिन ऐसी कृषि में क्या होता है, सोचो पाषाण काल में उस समय उर्वरक के बारे में पता नहीं है, तो कुछ साल खेती करेंगे तो खेती करने के बाद यहाँ की उर्वरता समाप्त हो जाएगी, तो फिर दूसरी जगह पे जाएंगे, जंगल साफ करेंगे, खेत बनाएंगे कि नहीं, ठीक है। फिर यहाँ की उर्वरता समाप्त हो जाएगी, फिर खेत बनाएंगे, फिर वहाँ पे 3, 4, 5 साल उत्पादन करेंगे। उत्पादन करने के बाद फिर क्या होगा, फिर उर्वरता समाप्त हो जाएगी, फिर कहीं और बनाएंगे खेत। ऐसे मतलब खेतों का जगह बदलता रहेगा। जंगल पर्याप्त मात्रा में है उस समय भी, और यह खेती जहाँ की जाती है वहाँ भी। जैसे पाषाण काल में भी जंगल ही जंगल है ना, हर जगह ज़मीन की तो कोई कमी है नहीं, तो ज़मीन बदलते जा रहे हैं लोग, ठीक है। और 15-20 साल बाद फिर उसी ज़मीन पर लौट के आ जाते हैं। क्यों लौट के आ जाते हैं, मान लो कोई ज़मीन का टुकड़ा है, 15-20 साल तक खाली छूटा रहा, तो इसमें घास इत्यादि उग जाएंगे कि नहीं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, ठीक है। इसकी वजह से इसकी प्राकृतिक उर्वरा शक्ति फिर से आ जाएगी, प्राकृतिक रूप से उर्वर हो जाएगा, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से उर्वर हो गया ये वाला खेत, तो जो पहला खेत था वहीं फिर लौटा है। यानी कि एक चक्र चल रहा है कि नहीं, इसमें फिर इसमें फिर इसमें, फिर यहीं से शुरू होगा, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, तो ये एक चक्र चलता रहता है। इस प्रकार की कृषि को कहते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। समझ में आया। पेड़ फिर से सुन लो, साधारण शब्दों में जंगलों को काटना है, उसको साफ करना है और वहाँ खेत बनाना है, वहाँ पे खेती वाला काम करना है, उत्पादन हो जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ समय के बाद उसकी उर्वरता शक्ति घट जाएगी, तो दूसरी जगह साफ करेंगे, फिर तीसरी जगह साफ करेंगे, फिर अंतिम में फिर ऐसे घूमते घूमते पहली जगह पे आ जाएगा, फिर ऐसे दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चक्र चलता रहता है, ठीक है। यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, आदिम का मतलब जब आदिमानव था उस समय के जो औजार हैं वही औजार हैं। क्या है, लकड़ी के हल है, ठीक है, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार और समुदाय के श्रम से मिलकर इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। इनके पास यहाँ तक कि लोहे के हल भी नहीं है, किसके हल हैं, लकड़ी के। और खुदाई करने के लिए एक छड़ी है, छड़ी से क्या करेंगे, कहीं पे खोद के वहाँ पे फिर जैसे सब्जी लगाते हैं खोद के वहाँ एक बीज गाड़ देते हैं कि नहीं, तो ऐसे ही उनके पास एक छड़ी है। और इनके पास कोई लेबर नहीं है अलग से, ये परिवार के लोग ही मिलके इस प्रकार की कृषि करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की कृषि सामान्यतः मानसून क्षेत्र में, ठीक है, जो मानसून वाला एरिया है जैसे भारत का और भी कई सारे देशों में है, तो भारत का विशेषकर अभी ध्यान में रखो, मानसून जलवायु जहाँ पर पाई जाती है, मृदा प्राकृतिक रूप से उर्वर है। अभी को बताएं,
प्राकृतिक उर्वरता पे काम करते हैं ना ये। तो मृदा प्राकृतिक रूप से उर्वर है और फसल उगाने के लिए पर्यावरण परिस्थिति जो है अनुकूल है, ठीक है, उपयुक्तता पर निर्भर करता है। तो उसी क्षेत्रों में होगा जहाँ पर्याप्त मात्रा में बारिश हो, जंगल हो, पेड़ हो और मानसूनी जलवायु हो। अगर ये नहीं है तो इस प्रकार की कृषि नहीं की जा सकती। जैसे मान लो कोई मरुस्थल वाला क्षेत्र है, मरुस्थल में क्या होगा, बालू ही बालू होगा, वर्षा होगी नहीं। जब वर्षा नहीं होगी तो सिंचाई करने के लिए इनके पास जल नहीं है, नहर नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो वहाँ पे इस प्रकार की कृषि नहीं संभव है। जहाँ पर ये दशाएं होंगी वहीं पर ये कृषि हो पाएगी, ठीक है। अर्थात इस प्रकार की कृषि पूर्णतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर है, यानी वर्षा होगी तभी होगा, उपजाऊपन रहेगा तभी होगा। इनके पास न तो खाद है और न तो पानी चलाने के लिए कुछ है। तो इस प्रकार की क्रिया किस पे, प्राकृतिक प्रक्रिया पे पूरी तरह से निर्भर है कि नहीं, ठीक है। देखो इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन और दहन का मतलब वनस्पतियों को काट करके जला देना और जला करके साफ करना। देखो ये कैसे साफ करते हैं, जैसे ये वनस्पति है, मान लो ये जंगल है, ठीक है, ये पेड़ पौधे हैं, इनको काटेंगे, काटने के बाद परिवार के ही लोग हैं, यानी कि इनके पास बहुत सारे लोग नहीं हैं, एक छोटा सा कबीला है, 15-20 लोग हैं, वही मिलके या 50 लोग हैं मिलके खेती कर रहे हैं। तो जहाँ काटे इनको उठा के ले जाने के बजाय क्या करते हैं, इसको जला देते हैं। जलाने के बाद ये राख बन जाएगा कि नहीं, इसी राख को उर्वरक के रूप में फैला देंगे। तो जैसे तुम लोग गेहूं की खेती करते हो ना, तो गेहूं की खेती में जो डांठ बन जाता है कंबाइन से कटाने के बाद, कंबाइन आके काट के चला गया, या तो भूसा बनाओ नहीं तो इसको जला दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको जला के उर्वरक के रूप में उसका कार्य उपयोग कर लेते हैं। इससे थोड़ी उनकी उर्वरता भी बढ़ जाएगी और ये जो बड़े बड़े पेड़ पौधे उनको ढोना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उत्पादन करता है। इस कृषि का नाम देखो क्या है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह का मतलब होता है किसी तरह जिंदगी जीना, मतलब इसमें इतना उत्पादन नहीं होगा कि बेच लो। इसमें क्या है, जीवन निर्वाह, खाली जीविका चल सकती है, तुम्हारा जीवन किसी तरह बचा रहेगा, उतना ही अनाज हो रहा है। और ये चूंकि पुरानी तकनीक से है इसलिए प्रारंभिक, कि परिवार के सदस्यों के द्वारा भरण पोषण के लिए, जो भरण पोषण के लिए कृषि बचेगा उतना ही है, ठीक है, मतलब उतना ही अनाज होगा जितना भरण पोषण के लिए संभव है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान भूमि के टुकड़ों को स्थानांतरित कर देता है। स्थानांतरित मतलब बदल देता है। देखो कृषि के इस प्रकार में स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। बताएं अभी को, इस प्रकार की प्रक्रिया में क्रमिक रूप से, क्रमिक मतलब जैसे ये पहला खेत है, फिर दूसरा खेत है, ऐसे क्रमिक रूप से चलता रहता है। और 4-5 खेत होने के बाद एक जगह मान लो 5 साल खेती की जा रही है, ये 4 खेत हो गया, 5 साल यहाँ किए, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल, अब 20 साल बाद फिर वापस लौट के आ जाएंगे इसी पे, तो सबका 20-20 साल हो गया रहेगा कि नहीं। यह प्रक्रिया क्रमिक रूप से चलती रहती है। चूँकि किसान उर्वरक एवं अन्य आधुनिक तकनीकों जैसे सिंचाई और लोहे का हल इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए कृषि की उत्पादकता कम होती है, ठीक है, यानी खेत में उत्पादन कम होता है। और ये देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाने जाता है। तो एक कृषि का नाम अभी जान लो कि झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि कहाँ कहते हैं, ये कहते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर है। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य जो है इसको झूम कृषि कहते हैं। देखो झूम कृषि को ही हम क्या बोले, कर्तन एवं दहन कृषि, ठीक है। ये मैक्सिको में इसको किस नाम से जानते हैं, मैक्सिको में और मध्य अमेरिका, ठीक है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे कहते हैं मिल्पा, ठीक है। वेनेजुएला में इसका क्या नाम है, कोनकू, ब्राज़ील में इसका नाम है रोका, मध्य अफ्रीका में इसको कहते हैं मसेलो, इंडोनेशिया में लदांग, ये याद रखना, लदांग, रोका, ठीक है, और ये मिल्पा। 3 सबसे महत्वपूर्ण है, यही पूछेगा अगर परीक्षा में पूछना होगा। और एक और याद रख लो, वियतनाम में रे, ठीक है। भारत में ही देखो, मध्य प्रदेश में इसे बेबर कहते हैं या दहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोड़ू कहते हैं। तो इसमें तुम बस एक नाम याद रखना, झूम। झूम कहाँ पे किया जाता है यही पूछेगा, अधिकतम संभावना यही है, नहीं तो दहिया बस पूछ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी जो नाम है इसको चाहो तो छोड़ सकते हो अभी कक्षा 10 के लिए, ठीक।